हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज से हमारा शुरू हो रहा है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और इसमें पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बस आप लोग अपना सारा ध्यान इधर रखना, ठीक है? चलिए, तो ये पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, न्यूट्रिशन यानी पोषण। चलिए दोस्तों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों से। क्या वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं? बिल्कुल सर, पूछ सकते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमन यानी मानव या इंसान को एनर्जी की आवश्यकता होती है क्या? बताइए। आप लोग बोलेंगे यस। दोस्तों, क्या प्लांट्स को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है क्या? यस। यार, हर जीव को, क्योंकि ऐसा थोड़ी है हमें ही एनर्जी की आवश्यकता है, कोई भी जीव हो सबको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो क्या प्लांट को एनर्जी की आवश्यकता होती है क्या? यस। दोस्तों, अगर एक छोटा सा बैक्टीरिया लूं जो कि काफी सूक्ष्म जीव है, क्या इसको भी एनर्जी चाहिए क्या? यस। दोस्तों, अगर मैं बोलूं फंगस यानी कवक, आप लोग बोलोगे सर मुझे नहीं पता फंगस क्या होता है। दोस्तों, जैसे ह्यूमंस, हम जैसे एक जीव है, प्लांट एक जीव है, बैक्टीरिया एक जीव है, वैसे ही एक जीव होता है जिसका नाम है फंगस यानी कवक। क्या इसको भी एनर्जी की आवश्यकता होगी क्या? बिल्कुल सर, यस। अब दोस्तों, एनर्जी मिलती कैसे है? चलो आप मुझे बताओ, आपको एनर्जी कैसे मिलती है? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या एनर्जी मिलती है फूड यानी भोजन से? वेरी गुड। दोस्तों, जैसे हम भोजन लेते हैं, क्या बैक्टीरिया का भी भोजन लेने का तरीका वैसा ही है क्या? नहीं सर। दोस्तों, क्या प्लांट का भी फूड यानी भोजन लेने का तरीका वही है क्या? नहीं। दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं क्या हर जीव में भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है? या मैं आपको बोलूं कि हर जीव में जब उनके पास में भोजन जाता है ना, तो वो उसका जो यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका जो यूज करते हैं, वो अलग अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो पोषण बेसिकली क्या है? उस मेथड को बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं जिससे कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है। तो बेसिकली पोषण क्या है? पोषण एक जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की और दोस्तों उसे यूज करने की एक मेथड है। न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली एक मोड है, एक मेथड है कि वो फूड कैसे इनटेक कर रहा है और उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जितने भी जीव है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या सभी में एक जैसा मेथड होता है क्या? सभी क्या एक ही प्रकार से फूड लेते हैं क्या? या सभी में, सभी की बॉडी में अगर फूड आ जाता है तो क्या उसका सेम प्रकार से यूटिलाइजेशन होता है क्या? नहीं, सब में मेथड अलग अलग होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की विधि या पोषण के तरीके। दोस्तों, मैं फिर एक बार आपको बोल देता हूं, पूरा ध्यान मैं आप लोगों को पढ़ाने पे दे रहा हूं, आप भी प्लीज अपना सारा ध्यान यहां पर रखिए। साइंस की टेंशन आप लोग मेरे पे छोड़ दीजिए, चाहे आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी की कर रहे हो, टेक्नीशियन की कर रहे हो, पूरा स्कोर हो जाएगा। बशर्ते एक ही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से सुने। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों का सॉल्व करा दूंगा, अगर कमेंट में ध्यान रखोगे कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए आ जाओ। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया न्यूट्रिशन के तरीके अलग अलग हैं, हर जीव के अलग अलग तरीके हैं कि वो भोजन कैसे लेगा, कैसे उसका इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, हम लोग जो मेथड है, जितने भी मेथड है, उसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण। सर ये क्या होता है? इस विधि में क्या होता है? दोस्तों, कोई कोई जीव ऐसे होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं।
जैसे अगर हमारी बात करी जाए तो हम तो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि प्लांट से फ्रूट्स मिलते हैं, प्लांट से सब्जियां मिलती है, प्लांट से अनाज मिलते हैं। लेकिन कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को, ऐसे पोषण को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी स्वपोषी पोषण। दोस्तों कुछ जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए यानी फूड के लिए अन्य पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी विषमपोषी परपोषण, विषमपोषी पोषण, या इसको हम लोग परपोषी पोषण भी बोलते हैं। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में किस प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, या हमारे में कौन सा मेथड है, कौन सी विधि से, कौन सी विधि का पोषण देखने को मिलेगा। क्या हम लोग अपना भोजन खुद बना लेते हैं क्या? नहीं दोस्तों, हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनसे हमको सब्जियां मिलती है, फल मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, जिन जीवों में है ना, कुछ कुछ जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इस मेथड को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी स्वपोषी पोषण। दोस्तों आप लोग मुझे बताएं, है ना, और कुछ कुछ जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। ऐसे पोषण को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी विषमपोषी पोषण। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें, क्या इसके आप लोग एग्जांपल्स बता सकते हैं क्या, इसके उदाहरण? बिल्कुल सर, इसके उदाहरण मैं आप लोगों को बता सकता हूं। दोस्तों जैसे प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं, क्या आप कभी उनके पास में गए हो क्या कि ये लो चाय पी लो रोटी खा लो, सब्जी खा लो? वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। आ गई बात समझ में? तो क्या पौधे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? बिल्कुल। चलिए, अब दोस्तों हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आप लोगों के अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इनको भी हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, चलो पहले मुझे इसके एग्जाम्पल बताओ। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया दोस्तों? ह्यूमन, और बताओ काऊ, गाय। दोस्तों गाय को भी हम लोग चारा खिलाते हैं या और कुछ चीज खिलाते हैं, अपना भोजन तो वो खुद नहीं बना सकती। दोस्तों आपका लॉयन हो गया, शेर हो गया, वो शिकार करता है ना अन्य जानवरों का, मतलब अन्य जानवरों को अपना भोजन बनाता है, अन्य पर निर्भर करता है, तो ये भी क्या इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, है ना? तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखिए दोस्तों, एक छोटी सी चीज मुझे बताएंगे, जैसे क्या हमारी बॉडी में भी कभी आपने सुना होगा, आपको बोला गया है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया। दोस्तों वो बैक्टीरिया क्यों आया है, कभी आपने सोचा है? वो आपकी बॉडी से भोजन लेने आया है। तो क्या बैक्टीरिया, जिसे हम लोग हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, क्या उसमें भी ऐसा ही पोषण देखने को मिलता है क्या? क्या वो भी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है क्या? बिल्कुल सर, वो भी अन्य जीवों पर निर्भर करता है। अब दोस्तों जो ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, विषमपोषी पोषण, इसको भी हम लोग आगे 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। एक होता है आप लोगों का होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी होलोजोइक पोषण क्या होता है अभी बात करेंगे। एक होता है आप लोगों का पैरासिटिक, यानी परजीवी पोषण। दोस्तों एक होता है आप लोगों का सेप्रोफाइटिक, यानी मृतोपजीवी पोषण, और एक होता है सिम्बायोटिक, यानी सहजीवी पोषण। सर इसमें अंतर क्या है, आइए बताते हैं। दोस्तों जैसे कुछ कुछ जीव क्या होते हैं, वो भोजन लेते हैं और उनकी बॉडी में प्रॉपर प्रक्रिया होती है। जैसे वो भोजन लेंगे, उसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा। पाचन होने का मतलब है वो सरल पदार्थों में टूटेगा। क्लियर है? फिर उससे जो आप लोगों को काम की चीजें मिलेगी वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर कोई वेस्ट जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, जो काम की चीज जो अवशोषित नहीं हो पाई, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। क्या दोस्तों हमारे में भी ऐसा ही होता है क्या? हम दोस्तों भोजन लेते हैं, फिर उसका पाचन होता है, तो इससे जो हमको पोषक तत्व मिलते हैं
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वो तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट होता है वो मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस वाले मेथड में क्या होता है दोस्तों, क्या कभी आपके सिर में जू आई है क्या? लाइस, जू, कभी बचपन में 2-3 दिन नहाए नहीं हो? भाई मेरे तो आई है, मैं बचपन में नहाता नहीं था। क्या किसी के सिर में कभी जू आई है? लाइस बोलते हैं इसको। दोस्तों वो बेसिकली क्या है, एक सूक्ष्म जीव है क्या, एक छोटा जीव है क्या? बिल्कुल। वो आपके सिर में क्यों आई है, क्या कर रही है वो आपका खून चूस रही है। क्या आपकी बॉडी से उसको भोजन मिल रहा है क्या? बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा मेथड जिसमें कोई जीव किसी अन्य लिविंग से, किसी अन्य जीव से उसमें रहकर या उसके ऊपर रहकर अगर पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं परजीवी पोषण। क्लियर है क्या? अनिकेत कुमार जी CHSL के लिए पढ़ेंगे तो मुझे नहीं पता दोस्तों, ये जो बैच है रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए है। अगर आपके SSC में साइंस आती है तो हो जाएगा, आप SSC का कोई टीचर से पढ़ोगे वो भी आप लोगों को यही पढ़ाएंगे। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर लूं क्या? देखो कितने बच्चे फालतू का कमेंट कर रहे हैं, मैं भी वेस्ट कर लूं क्या? पैसे तो दे ही दिए, बैठ जाता हूं मैं भी। तो दोस्तों सिलेक्शन कमेंट करने से नहीं होता, इधर ध्यान लगाओ। मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूं, मैं कभी भी कमेंट में ध्यान नहीं देता, मैं अपना सारा ध्यान देता हूं पढ़ाने पर। तो आप भी प्लीज पढ़ने पे ध्यान दीजिए, तभी होगा सिलेक्शन। चलो आ जाओ। अब दोस्तों इनको भी चारों को डिटेल में समझेंगे, टेंशन मत लो, पहले ओवरव्यू समझ लो, ठीक है? आ जाओ। सर सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी, इस मेथड में क्या होता है दोस्तों, कभी आप देखना, जैसे मान लो पेड़ से कोई एप्पल गिर गई, ठीक है? जब तक वो एप्पल पेड़ से कनेक्टेड थी, क्या मैं उसको लिविंग बोल सकता हूं क्या? क्योंकि वो पूरा एक लिविंग का पार्ट था। प्लांट क्या होता है, एक लिविंग होता है, एक जीव होता है, वो उसका पार्ट था। लेकिन जैसे ही दोस्तों एप्पल उससे अलग हो गई, तो क्या मैं उस एप्पल को डेड यानी एक मृत पार्ट मान सकता हूं क्या? बिल्कुल। अब मेरे प्यारे दोस्तों जैसे एप्पल गिर गई, तो दोस्तों बहुत सारे जीव होते हैं जो कि डेड यानी जो मृत भाग होते हैं ना, उसको अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है? जैसे दोस्तों फंगस एक जीव का एग्जाम्पल है, कवक एक जीव का उदाहरण है। ये हमेशा क्या करता है, जो डेड पार्ट होता है ना, चाहे वो कोई प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसे ही अपना भोजन बनाता है। सिमिलरली दोस्तों जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई जीवाणु है, ठीक है? चलो अभी एक एग्जांपल ध्यान रख लो, फंगस यानी कवक, ठीक है? अभी आगे की स्लाइड में मैं और एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, ठीक है? दोस्तों सिम्बायोटिक यानी सहजीवी क्या होते हैं दोस्तों? कई बार क्या होते हैं, दो जीव एक साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ रहने से उन्हें भोजन मिलता है। सर ये कैसा तरीका हुआ? आइए बात करते हैं। दोस्तों एक जीव है जिसका नाम है फंगस यानी कवक। दोस्तों यह अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। क्लियर है? तो ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे अगर उसको कोई डेड पार्ट मिल गया प्लांट का या एनिमल का, उसको खा लेगा, ठीक है? मतलब इसको अन्य पर निर्भर रहना है, ओके। दोस्तों एक जीव और होता है जिसका नाम है एल्गी यानी शैवाल। बिल्कुल प्लांट, छोटा प्लांट मान लो, प्लांट के जैसा ही होता है ये, प्लांट के जैसा ही होता है ये। दोस्तों ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है? दोस्तों क्या फंगस एल्गी के साथ में रहना चाहेगा क्या? क्यों रहना चाहेगा? क्योंकि क्या फंगस को इसके ये भोजन बना रहा है, क्या फंगस को भोजन मिल जाएगा क्या? यस मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एल्गी इसके साथ में रहना क्यों चाहेगी? क्योंकि दोस्तों आपको क्या चाहिए रहने के लिए? केवल आप लोगों को खाना चाहिए क्या? आप लोगों को दोस्तों एक छत भी तो होनी चाहिए, एक जगह भी तो होनी चाहिए। तो फंगस बोलता है एल्गी को कि मेरे ऊपर ग्रो कर ले,
मैं तेरे को जगह दे दूंगा, मैं तेरे को शेल्टर दे दूंगा। तो क्या एल्गी इसके साथ में रह रही है तो इसका कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल। फंगस एल्गी के साथ में रह रही है तो इसका क्या कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल। क्या ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं क्या? क्या ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं क्या? ऐसे संबंध को बोलते हैं सहजीवी संबंध। और दोस्तों जब ये साथ रह रहे हैं तो इनमें से किसी एक को भोजन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। यानी ये भी तो एक मेथड हो गया न्यूट्रिशन का, पोषण का। यस, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं सिम्बायोटिक मेथड यानी सहजीवी विधि। और दोस्तों जब फंगस और एल्गी दोनों साथ साथ रहते हैं ना तो इसको एक मिश्रित जीव बोल दूं क्या? एक मिक्स ऑर्गेनिज्म बोल दूं क्या? और दोस्तों इस मिश्रित जीव का नाम क्या होता है? लाइकेन। तो मान लो कभी एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए ना कि लाइकेन एक मिश्रित जीव है, यानी दो जीवों से मिलकर बना हुआ है, ये इसमें दो जीव के मिक्सचर को हम लोगों ने मिश्रित जीव बोल दिया। तो लाइकेन कौन से दो जीवों से मिलकर बना हुआ है? आप लोग बोलोगे फंगस यानी कवक और एक एल्गी यानी शैवाल। एक बच्चा है मौली करके, बहुत तगड़ा डाउट पूछ रहा है, सर इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? इससे सिलेक्शन होगा, इस है ना ये चीज। तो लो सुन लो, 7619 बच्चे देख रहे हैं। अब हो जाएगा इससे सिलेक्शन? हो जाएगा? हो गए खुश? बस तुम यही देखते रहना कितने बच्चे हैं। सर बोर्ड का कलर व्हाइट से ब्लैक कर दो, सर स्लो पढ़ाओ फास्ट पढ़ाओ, बस जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान मत देना। अब दोस्तों इन चारों को थोड़ा सा डिटेल में समझे तभी तो हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए इन चारों को करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। विषम पोषी पोषण का कौन सा तरीका नहीं है? मैंने आपको बताया था विषम पोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 4 प्रकार के होते हैं। क्या मैंने ऐसा कुछ बताया क्या अभी? यस सर। क्या मैंने ऐसा कुछ बताया क्या? यस सर। मैंने ऐसा कुछ बताया क्या? यस सर। ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं सर। तो आप लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाओ, अब इन चारों को थोड़ा सा डिटेल में समझे। चलिए मुझे बताएंगे होलोजोइक मेथड क्या था? दोस्तों अगर कोई जीव फूड को ले रहा है, फिर उसका उसमें डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, उससे जो काम की चीज मिली, जो पोषक तत्व मिले वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो वेस्ट है अगर वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं होलोजोइक, प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, तो जिस अगर भोजन का ग्रहण हो रहा है, फिर उसका पाचन हो रहा है, फिर अवशोषण हो रहा है, फिर अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन हो रहा है, तो अगर ऐसा ये पूरा सिस्टम हो रहा है तो इसको बोलते हैं होलोजोइक मेथड, होलोजोइक विधि। दोस्तों इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ, कौन बताएगा इसका एग्जाम्पल? बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ यार। दोस्तों क्या ह्यूमंस यानी मनुष्य इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? बोलो यस सर। दोस्तों एक जीव और होता है जिसका नाम है अमीबा। अब आप लोग बोलोगे सर मैं जानता ही नहीं हूं अमीबा क्या होता है। दोस्तों कुत्ता जानते हो? यस सर। बिल्ली जानते हो? यस। चूहा जानते हो? यस। हाथी जानते हो? यस। क्यों जानते हो? क्योंकि वो आपने देखा है। तो जैसे बिल्ली, चूहा, हाथी, शेर, लोमड़ी जैसे ये जीव होते हैं, वैसे ही अमीबा भी एक जीव है। ये आपने देखा नहीं, सूक्ष्म होता है, इसलिए आप लोगों को नाम अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये भी एक जीव है। तो ये भी क्या करता है, इसकी बॉडी में आता है भोजन, ये उसको पचाता है, फिर उससे जो काम की चीज मिली उसको अवशोषित कर लेता है, जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकाल लेता है। तो क्या इसमें भी होलोजोइक मेथड देखने को मिल रहा है क्या? बोलो यस और नो। आ जाओ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पैरासिटिक मेथड, परजीवी विधि। इसमें मैंने क्या बताया था, अगर कोई जीव किसी अन्य जीव के अंदर या उस पर रहकर पोषण प्राप्त कर रहा है तो ऐसे मेथड को बोलते हैं पैरासिटिक मेथड यानी परजीवी विधि। जैसे दोस्तों आपके सिर पे जू आ जाती है ना, तो वो आपके ऊपर रह के भोजन ग्रहण कर रही है। आ गई बात समझ में?
क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो एक इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लाइस यानी जू। दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्या जितने भी प्लांट होते हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्या प्रकाश संश्लेषण करते हैं? क्या अपना भोजन खुद बना लेते हैं? क्या नहीं। कुछ कुछ प्लांट होते हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो किसी दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो एक ऐसा ही प्लांट है जिसका नाम है कसकुटा, हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। तो सर ये पैरासिटिक, इस परजीवी प्रकृति का कैसे हुआ? देखो आइए मैं आपको बताता हूं। देखो ये फोटो देखो, क्या आपको हरे कलर का प्लांट नजर आ रहा है? क्या बड़ा सा? बिल्कुल आ रहा है। क्या किस किस को आ रहा है? आ रहा है तो बताएंगे, बताए दोस्तों। क्या इसमें ये येलो कलर की पतली पतली बेल नजर आ रही है? एक्चुअली में जो ये येलो कलर का ये जो नजर आ रहा है ना, हरे कलर के ऊपर येलो कलर से पतली पतली ये बेल नजर आ रही है, ये बेसिकली कौन सा प्लांट है? कसकुटा, जिसे हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। तो ये कौन से प्लांट के ऊपर है? इस ग्रीन प्लांट के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये खुद भोजन नहीं बना सकती, ये ग्रीन प्लांट भोजन बना सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो भोजन बना रहे हैं उससे ये भोजन प्राप्त कर रही है। तो क्या ये अन्य जीव पर रहकर पोषण प्राप्त कर रही है? क्या अन्य जीव पर रहकर भोजन प्राप्त कर रही है? क्या अदर ऑर्गेनिजम्स पर रहकर फूड प्राप्त कर रही है? क्या? तो इसे ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी मेथड। आ गई बात समझ में? आ गई? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सैप्रोफाइटिक मेथड, मृतोपजीवी विधि। इस विधि में क्या होता है दोस्तों? अगर कोई जीव किसी मृत या किसी सड़े हुए पदार्थों से भोजन ग्रहण कर रहा है, तो ऐसे मेथड को, ऐसी विधि को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी। जैसे इसके एग्जाम्पल बताओ दोस्तों। फंगस यानी कवक इसके एग्जाम्पल होता है, कवक। दोस्तों क्या आपने मशरूम की सब्जी खाई है? मशरूम, बेसिकली मशरूम क्या है? वो एक कवक ही है, एक फंगस ही है। तो मशरूम है ना, इसे दिखने में ऐसा होता ही है, ऐसा। तो क्या ये अपना भोजन खुद बना सकता है? क्या नहीं सर, ये तो फंगस है। तो फंगस क्या करते हैं? इसके पास की जो लकड़ी, पास में जो पौधे होते हैं, जो लकड़ी होती है, उससे ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है दोस्तों। जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसी के एग्जाम्पल है। तो दो एग्जाम्पल इसका याद रख लोगे क्या? दोस्तों कंटेंट में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? पहले मुझे ये बताओ कैसा लग रहा है कंटेंट? स्लाइड वगैरह बढ़िया लग रही है? वो बढ़िया किसके लिए बनाई है? तुम्हारे पड़ोसी के लिए तो बनाई नहीं, आपके लिए बनाई है। तो मजे लो, अच्छे से पढ़ाई करो। और दोस्तों अभी जब मैं पढ़ाऊंगा 5 से 7 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो अभी आप लोगों से पूछे गए पिछली बार। तो जो बच्चे ढंग से सुनेंगे वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं सुनेंगे उनका मैं क्या ही बताऊं। सिम्बायोटिक सहजीवी किसको बोलते हैं? अगर कोई दो जीव साथ साथ रहते हैं जिसकी वजह से किसी एक को या दोनों को भोजन मिल रहा है, फूड मिल रहा है, तो इस मेथड को बोलते हैं सिम्बायोटिक यानी सहजीवी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लाइकेन। लाइकेन इसका एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि लाइकेन बेसिकली किसको बोला है आपने? कवक और शैवाल को। फंगस और एल्गी जब दोनों साथ रहते हैं तो इसको लाइकेन बोलते हैं। तो जब फंगस और एल्गी साथ में रह रहे हैं तो किसी एक को भोजन मिल रहा है क्या? बिल्कुल। किसको मिल रहा है? फंगस को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अब पहले कुछ क्वेश्चंस कर ले, फिर आगे चलेंगे। ठीक है? चलो थोड़ा सा और पढ़ा दो, फिर सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। ठीक है? आ जाओ दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऐसा नहीं है सारे के सारे फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, सबके सब प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, सब अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे बेचारा ये जो अमरबेल है, क्या ये अपना भोजन खुद बना पा रहा था? क्या नहीं, इसलिए किसी दूसरे के प्लांट पे रह रहा था जिससे भोजन मिल सके। वैसे ही दोस्तों कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जब इनके ऊपर कोई इंसेक्ट यानी कोई कीट आकर बैठता ना, उसको फंसा लेते हैं, फिर उसको निगल जाते हैं। सर उनके पास, प्लांट के पास में तो कोई मुंह भी नहीं होता, कैसे निकलते हैं? अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो।
तो दोस्तों कुछ कुछ प्लांट क्या होते हैं, जब इनके ऊपर कोई इंसेक्ट यानी कीट आकर बैठता है ना, उसको फंसा लेते हैं, उसको अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसे प्लांट को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। कीट भक्षी पादप, कीट का भक्षण कर लिया इन्होंने। आ गई बात समझ में? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट किसको बोलेंगे? ये ऐसे विशिष्ट पौधे होते हैं जो कि भोजन ग्रहण करने के लिए या पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए कीटों को फंसा लेते हैं। दोस्तों इसके आपको 3 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं केवल, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में एक्चुअली में 2 ही दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको 3 बताऊंगा, ध्यान रखना। दोस्तों एक का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों एक्चुअली में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इसमें आपको इसकी जो पत्तियों में ऐसे कांटे जैसे कुछ दिख रहे हैं, कांटे जैसे। तो अगर जैसे ही कोई इंसेक्ट, कोई कीट यहां पर आके बैठता है ना, तो धीरे धीरे ये क्या कर लेती है, ऐसे बंद कर लेती है अपनी पत्तियों को, जिससे इंसेक्ट यहीं पर दब जाता है और फिर वो अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये प्लांट, जिससे उनको भोजन मिल जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल है दोस्तों पिचर प्लांट। दोस्तों पिचर किसे बोलते हैं? पिचर, पिचर को हिंदी में बोलते हैं कलश। दोस्तों कलश आप लोग जानते हो, जैसे पानी पीने के लिए जो मटका इस्तेमाल करते हो ना, मटका, उसे उसे ही कलश बोलते हैं। तो कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, उनमें से एक प्लांट है जिसका नाम है पिचर प्लांट। तो सर इनका नाम पिचर प्लांट क्यों पड़ा? क्योंकि ये अपनी जो लीफ होती है ना, जो पत्ती होती है, उसको किस शेप में कर लेते हैं? ऐसे पिचर यानी कलश की आकृति में कर लेते हैं। और जैसे ही दोस्तों कोई इंसेक्ट, कीट इसके अंदर आता है, तो इसको ये बंद कर लेते हैं, बेचारा इंसेक्ट अंदर ही दब जाता है। फिर वो उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसे ही अपना फूड यानी भोजन बना लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते। हाँ, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बता देता हूं। इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीट भक्षी पादप के 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं, 3 एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल है दोस्तों सनड्यू, है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, ध्यान रख लेना, सनड्यू प्लांट। ठीक है, सन ड्यू पौधा। क्लियर है? चलिए अब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये आरआरबी जेई में पूछा गया था, कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है? क्या मैंने ऐसा कुछ बताया क्या एग्जाम्पल? जी सर आपने बताया है। क्या मैंने ये कोई एग्जाम्पल बताया है क्या? यस सर आपने बताया है। क्या मैंने ये कोई एक एग्जाम्पल बताया है क्या? जी सर आपने बताया है। मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल बताया है क्या? नहीं। तो ये उदाहरण नहीं है कीट भक्षी पौधे का। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। पोषण के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें जीव किसी मृत या किसी सड़े हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करता है। बताओ। तो क्या ऐसे मेथड को हमने सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी मृत जीवी या मृतोपजीवी पोषण बोला था क्या? बोला था क्या? वेरी गुड यार। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। कौन सा कीट भक्षी पौधा है? कौन सा कीट भक्षी पौधा है? गलती से अमरबेल मत कर देना। अमरबेल तो कैसा पौधा है? एक परजीवी पौधा है। एक परजीवी पौधा है। परजीवी यानी एक पैरासाइट प्लांट है। इसको पैरासाइट प्लांट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दूसरे प्लांट पे रहकर अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। ये किसी कीट को थोड़ी फंसा रहा है। कीट को फंसाने वाले जो प्लांट थे उनके एग्जांपल्स बताए ना मैंने 3। कौन कौन से थे? एक तो था पिचर प्लांट, एक था वीनस फ्लाई ट्रैप और एक था सनड्यू। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा? क्या आ रहा है मजा? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। ग्रुप डी 2018 में कौन सा एक परजीवी पौधा है? तो परजीवी पौधे का मतलब क्या है? जो किसी दूसरे जीव पर रह के भोजन ग्रहण कर रहा है। तो ये जो अमरबेल पौधा जो है ना, जिसे इंग्लिश में कस्कुटा प्लांट बोलते हैं, ये दूसरे प्लांट पे रह के फूड
लेता है उससे? ऑप्शन नंबर डी। बताओ, चले आगे, इसका आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो लाइकेन। बेसिकली लाइकेन क्या है? इस दो जीव के मिक्सचर को लाइकेन बोल रहे हैं, फंगस और एक एल्गी, कवक और शैवाल। ये दोनों जब साथ साथ रह रहे हैं तो क्या किसी एक को फूड मिल रहा है क्या? भोजन मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? यस सर, मिल रहा है। मजा आया या नहीं आया? अब आगे चले, आगे चले। न्यूट्रिशन क्या है ये समझ में आया? बहुत जनों को लगता है न्यूट्रिशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। अरे नहीं, न्यूट्रिशन, पोषण उस मेथड को बोलते हैं जिससे वो अपना भोजन ग्रहण करता है। और सब जीवों में पोषण के अलग अलग विधियां, अलग अलग मेथड पाए जाते हैं। आ गई बात समझ में? आ जाओ। तो न्यूट्रिशन से ही मिलता जुलता एक टर्म है न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। सर ये किसे बोलते हैं? ये किसे बोलते हैं? पोषक तत्व। दोस्तों जब भी आप लोग फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो उनसे हम लोगों को कई पदार्थ मिलते हैं, कई सब्सटेंस मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, जो हमारी बॉडी को बीमारी से बचाते हैं, जो हमारी बॉडी में होने वाली अलग अलग क्रियाओं के लिए जरूरी है। तो भोजन के ऐसे घटक को, भोजन से मिलने वाले ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। तो पोषक तत्व बेसिकली क्या है? ये भोजन के घटक है। जो भी फूड आप लोग लेते हो उसके कई कंपोनेंट होते हैं, उसके में कई घटक होते हैं, या मैं बोलूं उसमें कई पदार्थ होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, जो हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, या जो हमारी बॉडी, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो भोजन से मिलने वाले ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट। सर एग्जांपल बताओ, भोजन में कई न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। तो जो भी आप लोग भोजन लेते हो, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स होते हैं, किसी में प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं, किसी में क्या, किसी में क्या, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। आ गई बात समझ में? तो इन सारे पोषक तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आ गई बात समझ में? सर ये मिनरल्स क्या होता है? कभी आपने सुना है डॉक्टर ने आपको बोला हो कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई या कैल्शियम की कमी हो गई? तो आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे क्या है? मिनरल्स यानी खनिज के ही उदाहरण है। आई बात समझ में दोस्तों? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ किस किस को मजा आ रहा है, वो यस बोलो। तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब बायोलॉजी पूरी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो न्यूट्रिएंट है, ये पोषक तत्व है, इनकी आवश्यकता हमें क्यों है? क्यों चाहिए आप लोगों को न्यूट्रिएंट? ये पोषक तत्व क्यों चाहिए? बेसिकली भोजन क्यों चाहिए? क्योंकि भोजन से ही तो पोषक तत्व मिलेंगे। सर इससे हमको एनर्जी मिलेगी, डिशम 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 डिशम, ठीक है दोस्तों। इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होगी। जैसे एक छोटा बच्चा है दोस्तों, अगर वो फूड नहीं खाएगा, भोजन नहीं खाएगा, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? तो कई कार्य होते हैं ना, ठीक है आ जाओ। तो बेसिकली इनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इनसे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, बहुत बढ़िया। इनसे हम लोगों की बॉडी बिल्डिंग होती है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, बहुत बढ़िया। और बताओ दोस्तों, इनसे हमको प्रोटेक्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है। अगर आप लोग भोजन नहीं लोगे तो आप लोगों को अलग अलग बीमारियां हो सकती है। आ गई बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, भोजन में कई घटक होते हैं, भोजन से कई प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हम लोगों को एनर्जी देते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों से मिलती है हम लोगों को एनर्जी। हालांकि एनर्जी हम लोगों को प्रोटीन से भी मिलती है,
लेकिन दोस्तों प्रोटीन का मुख्य कार्य एनर्जी देना नहीं है, कुछ और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, क्या है प्रोटीन का मुख्य कार्य? दोस्तों आपने सुना होगा जब कोई आदमी जिम वगैरह में जाता है तो बहुत ज्यादा प्रोटीन लेता है। वो क्यों? उसको अपनी मसल्स बनानी होती है, बॉडी की बिल्डिंग करनी होती है। या आपने सुना होगा जब किसी के कोई घाव वगैरह हो जाता है, या कोई मैं बोलूं एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, तो बहुत पनीर खाता है। वो पनीर में क्या होता है? प्रोटीन काफी ज्यादा होता है। तो प्रोटीन क्या करता है, जैसे कहीं पर घाव वगैरह हो गया, उस घाव को भरेगा, तो आपकी बॉडी की बेसिकली बिल्डिंग कर रहा है, वो वापस आपके शरीर का निर्माण कर रहा है। तो आपका भोजन का कौन सा घटक है जो कि आपकी बॉडी बॉडी की बिल्डिंग करेगा? प्रोटीन। बहुत बढ़िया। सिमिलरली दोस्तों विटामिन और मिनरल्स है ना, ये आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देते, लेकिन अगर इनकी कमी हुई तो इससे आपकी बॉडी में अलग अलग डिजीज यानी अलग अलग बीमारी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों विटामिन और मिनरल्स को हम लोग कैसा फूड मानते हैं? प्रोटेक्टिव फूड यानी संरक्षी भोजन। आगे बात समझ में? सर ग्रुप डी एग्जाम कब होगा? भूपेंद्र जी क्या करोगे जान के? अब तुम कमेंट कर रहे हो तो मैं भी कमेंट खेल लेता हूं। ये बोल रहा है ग्रुप डी एग्जाम कब होगा, क्या करोगे जान के? सिलेक्शन लेना है क्या? सिलेक्शन लेना है क्या? तो वैसे ही नहीं होगा। सर ऐसे क्यों बोला मेरे को? क्योंकि बेटा आप पिछले 15 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हो ग्रुप डी एग्जाम कब होगा। आपको ये नहीं पता जब एग्जाम होगा उसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, आप बता ही नहीं पाओगे। तो आपको एक्साइटेड तो इसमें होना चाहिए, आपकी एक्साइटमेंट की हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं ना। फालतू के कमेंट करते रहते हो बिल्कुल भी। अभी जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो गया है ना, उनके मैं इंटरव्यू डालूंगा, धीरे धीरे डाल भी रहा हूं कुछ कुछ। तो आप सुनोगे ना, बोलेंगे कि सर मैं तो जब आप पढ़ाते थे आज तक मैंने कोई कमेंट ही नहीं किया, चुपचाप से अपना पढ़ता था, नोट्स बनाता था, रिवाइज करता था। क्लियर है? इधर पढ़ाई करो, इससे होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, मैं फिजिक्स पूरी करवा चुका हूं। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पूरी हो चुकी है? तो जिन बच्चों की फिजिक्स हो चुकी है वो बायोलॉजी भी अच्छे से पढ़ाई करें, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहले बायोलॉजी पूरा कर सकते हैं, उसके बाद में आप लोग फिजिक्स कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है ना। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किस खाद्य पदार्थ को शरीर निर्माण वाला भोजन बोलते हैं? किससे आपकी बॉडी की बिल्डिंग होती है? तो ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो, उससे होगी ना, तो प्रोटीन से भरपूर भोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। अब दोस्तों जो न्यूट्रिएंट है ना, पोषक तत्व है ना, इनकी हम लोगों को आवश्यकता कितनी है? जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, विटामिन कितना चाहिए, इस आधार पे हम लोग जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, पोषक तत्व, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा हम लोगों को ज्यादा चाहिए, ग्राम में चाहिए, रोज 100 ग्राम या कोई 200 ग्राम या 60 ग्राम या 50 ग्राम। ठीक है, और कुछ कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा हम लोगों को काफी कम चाहिए होता है, ग्राम में मिलीग्राम में चाहिए होता है, 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम। तो दोस्तों जिनकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी मैक्रो पोषक तत्व, है ना, जिनकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, प्रतिदिन ग्राम में चाहिए होती है, ग्राम में। और जिनकी मात्रा आप लोगों को कम चाहिए होती है मिलीग्राम में, तो उन्हें आप लोग बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल बताओ दोस्तों। विटामिन और मिनरल्स, ये दो एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन इनकी मात्रा मिलीग्राम में चाहिए, है ना, ग्राम में नहीं चाहिए। कोई 100 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में आ जाओ। और मैक्रो न्यूट्रिएंट आप लोग किसको बोलते हैं? जिनकी प्रतिदिन मात्रा ज्यादा चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट भी इसी का एग्जाम्पल है, प्रोटीन भी इसी का एग्जाम्पल है, फैट भी इसी का एग्जाम्पल है, वाटर भी इसी का एग्जाम्पल है। तो कार्बोहाइड्रेट क्यों? क्योंकि प्रतिदिन इनकी मात्रा लगभग 300 ग्राम चाहिए होती है। ठीक है, तो देखो कितनी ज्यादा चाहिए, तो ये मैक्रो है ना। ठीक है,
दोस्तों फैट आप लोगों का प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम, एवरेज में बता रहा हूं ये, और ये डाटा आप लोगों से पूछा भी नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। क्लियर है? चलिए दोस्तों, प्रोटीन आपका डिपेंड करता है आपकी बॉडी का वेट कितना है। तो 1 किलोग्राम अगर किसी व्यक्ति के बॉडी का वेट है तो उसको 1 किलोग्राम वाले को 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए प्रतिदिन। चलो मुझे बताओ आपका वेट कितना है? जैसे मेरा फॉर एग्जांपल मेरा है, यार मेरा कितना है भी कुछ दिन पहले मेजर किया था, देखता हूं मैं, बताता हूं आपको मेरा कितना है। आप भी सब अपने कमेंट करके बताओ। मेरा था 80। तो अगर मेरा 80 है तो मुझे रोज कितना चाहिए? 80 इंटू 0.8। क्या मैं बोल दूं इसको? 8 इंटू 8 64। तो मेरे को प्रतिदिन 64 ग्राम चाहिए। अब आप लोग बोलोगे सर आप खाते हो क्या? देखो मैं तो खाता नहीं हूं, लेकिन जो सब्जी खाते हैं वगैरह, वेजिटेबल्स में भी होते हैं प्रोटीन वगैरह, जो आप लोग रोटी खाते हो अनाजों में भी होता है प्रोटीन, है ना, तो हो जाता होगा इतना। क्लियर है? चलिए, तो पर डे 1 kg ऑफ वेट पे चाहिए 0.8 ग्राम। तो आपका अगर 2 किलोग्राम है तो 2 से गुना कर लेना, 10 किलोग्राम है तो 10 से गुना कर लेना। आगे बात समझ में? अच्छा दोस्तों, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, उनको ज्यादा खाने की आवश्यकता है या उनको कम खाना चाहिए? दोस्तों उनको ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनके गर्भ में एक नए जीव का निर्माण हो रहा है, तो उसकी बॉडी की बिल्डिंग हो रही है, तो उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए। ठीक है? तो इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको क्या खिलाया जाता है। हालांकि आजकल तो जो डॉक्टर है वो अलग अलग पाउडर लिख देते हैं, है ना। ठीक है यार, वो जरूरी है, डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए। लेकिन पहले क्या करते, उनको रसगुल्ले खिलाते थे, क्योंकि रसगुल्ला खाने में स्वाद में भी अच्छा होता था और वो उसमें काफी प्रोटीन भी होता था। ठीक है, ऐसे चलो आ जाओ। और वाटर भी मैक्रो पोषक तत्व का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी भी मात्रा प्रतिदिन आप लोगों को 5 से 6 लीटर बोल दो या 5 से 6 किलो बोल दो, है ना, काफी ज्यादा चाहिए ना। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर। क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? कौन सा मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? यानी माइक्रो पूछा जा रहा है। माइक्रो कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल्स होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। अब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। चलिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, फैट से भी मिलती है। फिर कार्बोहाइड्रेट हम लोग इतना ज्यादा क्यों खा रहे हैं? 250-300 ग्राम या 250 ग्राम 300 ग्राम, ये ज्यादा क्यों खा रहे हैं? अरे आप मुझे एक चीज बताएंगे, आप के घर में चाहे सुबह सब्जी किसकी बने, शाम को किसकी बने, रोटी तो बनती ही है क्या? अरे रोटी बनती ही है क्या? तो रोटी किससे बनती है? अनाज से। हो सकता है आप गेहूं की खाते हो या बाजरे की खाते हो, जिसकी भी खाते हो, अनाज की तो रोटी खाते हो। अनाज में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा क्यों खा रहे हैं? भाई एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से भी मिल रही है, फैट से मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिल रही है, तो कार्बोहाइड्रेट को ही ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में इजीली डाइजेशन हो जाता है, आसानी से पाचन हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो हम एनर्जी के लिए ज्यादा डिपेंडेंसी किस पे रख रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट पे कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या है? ये मुख्य सोर्स है। बहुत बढ़िया, आ जाओ दोस्तों। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? यानी मैं आपको बोलूं पानी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या मैं बोल सकता हूं क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं? सिमिलरली दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ये है। सर ये एक्स और वाई फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि किसी कार्बोहाइड्रेट में 6 कार्बन होते हैं, किसी में क्या होते हैं, किसी में क्या होते हैं। बस आपको तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ये 3 तत्व आप लोगों को पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, कार्बोहाइड्रेट वो स्वाद में थोड़ी मीठी होती है।
इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर यानी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में तीन महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है, ये एनर्जी देने वाले अणु हैं या ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ है, या एनर्जी देने वाले क्या है, सब्सटेंस है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी, लगभग 4 किलो कैलोरी। दोस्तों आप जनरली बोलते हैं ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ, मान लीजिए आपकी माताजी ने बोला कि बेटा चीनी खत्म हो गई है, मार्केट से चीनी ले आ। ठीक है, आपने बोला मम्मी कितनी लेके आऊं, मम्मी ने बोला 1 लिया। तो कॉमन सेंस लगा के बताओ माताजी का मतलब क्या होगा? 1 किलो बोलना चाह रही होगी वो। आप मार्केट से एक दाना लेकर आ गए और आप बोलो कि मम्मी आपने बोला था 1 ले आ, तो मम्मी जी घुमा के लगाएगी नहीं लगाएगी आपके? बताओ, बात समझ रहे हो? तो कई बार क्या होता है, हम जब भी बोलते हैं ना यार इससे मुझे 2 कैलोरी एनर्जी मिल रही है, 5 कैलोरी एनर्जी मिल रही है, बेसिकली वो किलो कैलोरी होती है। कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है, कैलोरी तो बहुत कम हो गई। तो जब भी जनरली कोई बोलना कि 5 कैलोरी एनर्जी है इसमें, तो वो 5 किलो कैलोरी बोलना चाह रहा है वो। आगे बात समझ में? तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, लगभग लगभग। ठीक है, आ जाओ। डेली आवश्यकता मैंने आप लोगों को बता दी कितनी है, 300 ग्राम है। हालांकि आपकी एक्टिविटी पे निर्भर करता है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा, जैसे दोस्तों अगर कोई वो वाला काम ज्यादा करता है जिसमें फिजिकली ज्यादा होता है, तो उसको ज्यादा खाना, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी आराम से, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। और कोई दिन रात ऐसे पड़े रहेगा, जैसे भाई आपकी और हमारा बहुत कम एनर्जी वाला काम है, मतलब एनर्जी लग रही है लेकिन वो वाली एनर्जी नहीं है कि यार सुबह से शाम कुछ उठाना पड़ रहा है, कुछ फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इससे एनर्जी मिलती है, सर इसके सोर्स क्या है? तो इसके बहुत सारे सोर्स है दोस्तों। अनाज, कोई सा भी अनाज खा लो, कार्बोहाइड्रेट होता है। चाहे चावल खाओ, गेहूं खाओ, जो खाओ, मक्का खाओ। दोस्तों फलों में भी कार्बोहाइड्रेट होती है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सब्जियां जो आप लोग खाते हो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होती है। दोस्तों जो दाल वगैरह होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होती है। दोस्तों जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध दही छाछ, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होती है। और दोस्तों जो आप लोगों की शहद चीनी वगैरह जो होती है, गुड़, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार की है। चीनी शहद में मिलने वाली कार्बोहाइड्रेट अलग है, अनाजों में मिलने वाली कार्बोहाइड्रेट अलग है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स की होती है, और वो करेंगे हम लोग कल। तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों का पहला क्लास? देखो दोस्तों, आपको लग रहा है ये 1 घंटे की क्लास है, लेकिन दोस्तों आप यकीन मानो, और यकीन क्या मानो, आप देख भी सकते हो मेरे को एक के क्लास का कंटेंट बनाने में 5-5 6-6 घंटे लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? क्योंकि दोस्तों इतने टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। आज भी मैं आप लोगों को पुराने मेथड से लिख लिख के पढ़ाऊं तो मैं आप लोगों को एक चैप्टर 8-8 दिन में खत्म करवाऊं मैं आपका, जो कि आपके साथ में अन्याय है। तो देखो कितने मेहनत से मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें बना के लाता हूं, है ना। मेरे को एक एक क्लास, एक एक घंटे की क्लास का स्लाइड बनाने में 7-7 8-8 घंटे लग जाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए तो हम इतने कम समय में बेहतरीन सिलेबस पूरा कर पाते हैं। आ रहा है मजा? तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, साइंस की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो। बस एक चीज मैं आप लोगों से बस चाहता हूं, सिर्फ एक चीज, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको क्लास में डेली अच्छे से समझिए और घर पे जाके रिवाइज करिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझिए और रिवाइज करिए। इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप लोगों को कोई बुक खरीदनी, ना कुछ खरीदनी, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये पढ़ोगे इससे आप लोगों का सब कुछ कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इसके पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।